नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट के हिंदी पेडागोजी सेक्शन को सॉल्व करेंगे, जो पेपर आपका 10 जनवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में ए ऑप्शन उनके गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, बी ऑप्शन अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सी ऑप्शन उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, डी ऑप्शन उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए। तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि उनकी गृह भाषा का प्रयोग करने देना चाहिए। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए। आपसे नेगेटिव आंसर चाहिए यहाँ पर, तो ऑप्शन देखते हैं। भाषा के साथ खेलना, भाषा का उत्पादन, ज्ञान का निर्माण एवं उसे साझा करना, डी ऑप्शन है बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह करने के लिए संवादों को याद करना। तो आप जानते हैं कि आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें रोट लर्निंग के लिए तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया, तो आपको नेगेटिव आंसर चाहिए। तो यही आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर याद करने के लिए कहा गया और याद करने के लिए ही आपको मना करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। बाकी भाषा के साथ खेलना सही है, भाषा का उत्पादन करना भी सही है और ज्ञान का निर्माण और उसे साझा करना भी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं। साफ स्लेट मतलब एकदम कोरे कागज होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। कक्षा में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते। नहीं, आज के टाइम में तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा के विद्यालय भेजते हैं, तो बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बच्चे अपने बहुत सारे उनके अपने सेल्फ एक्सपीरियंस होते हैं, जो वो बच्चे जो है भाषा को लेके हो या फिर किसी भी चीज़ को सीखने को लेकर हो, तो वो उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं और उन अनुभवों के साथ बच्चे विद्यालय आते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और उनके अनुभव सीखने में सहयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं करते हैं इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुभव जो है कुछ भी उनके सीखने में मदद करते हैं, क्योंकि उनके अनुभव के आधार पर ही विद्यालय में आगे की प्रक्रिया को लागू किया जाता है, आगे उन्हें सिखाने की प्रक्रिया जारी की जाती है। ठीक है, तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह संबंधित है भाषा अर्जन क्षमता से, भाषा अर्जित क्षमता से, सीखना अर्जन प्रेरणा से या भाषा अर्जन प्रेरणा से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, यानी उसे पता होता है कि वाक्य विन्यास संबंधी नियम क्या है, और इसे सार्वभौमिक व्याकरण भी कहते हैं। ठीक है, जो आपके भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित होता है, क्योंकि भाषा अर्जन क्षमता जो होती है वो अपने आप विकसित होती है, यानी सेल्फ होती है, जन्म से बच्चे के अंदर होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना क्या कहलाता है। शब्द संरचना, शब्द पहचान, स्वनिक जागरूकता, पठन अवबोधन। तो जब भी चीज़ें ध्वनि से संबंधित होंगी या ध्वनि के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो वहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो स्वनिम होगा या स्वनिमिक होगा या फिर स्वनि होगा। ठीक है, यहाँ पर स्वनिमिक जागरूकता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा उपागम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा और विद्यालय के अनुदेशक की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का विकास करता है। यानी जो बच्चे की भाषा है और जो कक्षा में शिक्षक की भाषा है, ठीक है, उन दोनों की भाषा के बीच में निकटीय सूत्र का विकास कौन करता है। त्रिभाषा सूत्र या बहुभाषिक उपागम या बहुश्रेणी उपागम या प्रत्यक्ष उपागम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि बहुभाषिक उपागम। ठीक है, बहुभाषा का मतलब होता है कि एक कक्षा के अंदर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ठीक है, इसे बहुभाषिकता कहते हैं और ये आपके समावेशी शिक्षण में सम्मिलित होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया, सही नहीं है, ध्यान देंगे प्रश्न पर। ठीक है, तो जो गलत होगा वो बताएंगे। बोलना सुनने के बाद का दूसरा चरण है, बिल्कुल सही है। पहले आप बोलना सीखते हैं,
पहले आप सुनना सीखते हैं और फिर आप बोलना सीखते हैं, ठीक है। बोलना सुनने के बाद का दूसरा चरण है, सही उत्तर है। लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए, ये आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा और गलत है, इसीलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लेखन जो होता है वो बच्चे के बोलने के बाद आता है, ना कि पहले, ठीक है। सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास होना चाहिए, सही है। भाषा कौशलों के अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए, ये भी सही है। तो यानी गलत आपका क्या है, बी ऑप्शन, और गलत है, इसीलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है? यहाँ पर ध्यान देंगे कि बच्चा जो है अपने दोस्तों से यानी फ्रेंड सर्किल में दूसरी भाषा का प्रयोग करता है, अपने टीचरों के साथ अलग भाषा का प्रयोग करता है। भाषा का मतलब कि अलग रूप में, भाषा के अलग रूप का प्रयोग करता है, ठीक है। और अपनी माता के साथ में जिस भाषा का प्रयोग करता है वो अलग रूप होता है। तो यहाँ पर भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है? परिवेशीय पक्ष या मनोवैज्ञानिक पक्ष या अनौपचारिक पक्ष या सामाजिक पक्ष? तो आप ध्यान देंगे कि जो विद्यालय होता है, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारा फैमिली होता है, वो किससे संबंधित होते हैं? वो हमारे सामाजिक पक्ष होते हैं। इसलिए जो भाषा के प्रकार हैं वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक पक्ष से संबंधित होगा। यानी जो भाषा हमारी भूमिका निभा रही होगी वो कैसी भूमिका होगी, सामाजिक पक्ष वाली, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान देते होंगे जब हम विद्यालय में बात करते हैं तो बोलने का तरीका कुछ और होता है, ठीक है, बात करने का लहजा कुछ और होता है, और जब हम घर परिवार या फ्रेंड सर्किल में बात करते हैं तो वो तरीका कुछ और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सामाजिक पक्ष से संबंधित हो जाएगा। नवा प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट करती है और फिर बाद में उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। वे किस का अनुगमन कर रही हैं? निगमन उपागम का, आगमन उपागम का, स्थिति परक उपागम का या संरचनात्मक उपागम का? देखें, जब भी नियम पहले बताए जाएं और उदाहरण बाद में, तो वो आपका निगमन उपागम होगा। और यहाँ भी नियम पहले बताए जा रहे हैं और अभ्यास के लिए प्रश्न बाद में दिए जा रहे हैं, यानी कि उदाहरण के लिए बाद में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? ए ऑप्शन होगा, निगमन उपागम। इसको ऐसे याद रखेंगे कि नियम भी न से शुरू होता है, नी से शुरू होता है, और निगमन भी नी से शुरू होता है। तो जहाँ पर भी नियम की बात पहले आए तो निगमन आपका आंसर होगा, और जहाँ भी आपका उदाहरण पहले आए, नियम बाद में आए, वहाँ पर क्या होगा आपका? आगमन। तो यहाँ पर नियम पहले आए हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को अवसर उपलब्ध कराता है। किसके? देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने। बी ऑप्शन है भाषा ह्रास से उबरने। सी ऑप्शन है उन वाक्यों का निर्माण करने के जो उसने पहले कभी नहीं सुने। डी ऑप्शन है कक्षा से परे जाकर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को देखने, ध्यान देने और भाषा का उपयोग करने या प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। यहाँ पर आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर आपसे नेगेटिव आंसर चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन है आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकताओं और रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है। बी ऑप्शन है आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। सी ऑप्शन है आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करता है। सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है आकलन सीखने संबंधी रिक्तियों और सीखने संबंधी कठिनाइयों की शुरुआत में पहचान करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो आपका 11वां प्रश्न है उसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। देखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है कि आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे से तुलना करने में मदद करता है। तो यहाँ पर तुलना करने के लिए कहा गया, जबकि तुलना को हम लोग एक मतलब वाक्य के या फिर प्रश्न के आधार पर एक नेगेटिव फैक्टर होता है कि जब बच्चे की आप तुलना नहीं कर सकते, ठीक है, किसी से, क्योंकि तुलना करने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा हो सकती है, तो इससे उसकी रुचि में ह्रास आ सकता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पर भी आपको कैसा आंसर चाहिए? नेगेटिव आंसर चाहिए। यह शिक्षार्थियों के जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने का बढ़ावा देती है, वर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अर्थपूर्ण एवं प्रामाणिक संप्रेषण क्रियाकलाप के
लिए तैयार करती है। और डी ऑप्शन है यह लक्ष्य भाषा में अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने हेतु भाषा का प्रयोग पर बल देती है। तो जो आपका 12वां प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा, वर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित होती है। क्या? भाषा संप्रेषण, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक भाषा पद्धति के बारे में सत्य नहीं है? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में किसका अभ्यास करने के लिए उनसे कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए, ठीक है। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए उनसे कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए ऑप्शन है संदर्भ, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है वह व्यक्ति जिससे हम बोलते हैं, डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा कि आपका जो ए है और दूसरा है और चौथा है, यानी पहला, दूसरा और चौथा है। संदर्भ, वातावरण और अभिप्रेरणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर होगा? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जो, ए ऑप्शन है प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं, बी ऑप्शन है कक्षा में शामिल होने में अनियमित है, सी ऑप्शन है सीखने संबंधी अक्षमता है, डी ऑप्शन है लक्ष्य भाषा में निपुण है। तो आपका जो प्रश्न है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा कि प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं, उन्हीं को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? जब कोई चीज़ बच्चा समझ नहीं पाता है, ठीक है, उसको समझने में समस्या उत्पन्न हो रही होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो आप भाषा शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? यानी बच्चे को दिखता नहीं है। ए ऑप्शन है बच्चे का काम करते हुए उसे सहयोग प्रदान करेंगे, नहीं। बी ऑप्शन है पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब का श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कि जो बच्चा देख नहीं सकता उसको ब्रेल किताब, यानी कि ब्रेल किताब वो होती है जिसमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे होते हैं, ठीक है, और कुछ बिंदुओं पर आधारित होते हैं, तो वो भाषा उनको सिखानी चाहिए। उससे क्या होता है, उभरे होते हैं क्योंकि, तो वो उन्हें छू करके महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अक्षर लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और श्रव्य सहायता, अब वो देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, तो सुनने के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं या किसी भी समस्या को समझ सकते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, उसकी मदद करने के लिए समवयस्क, यहाँ पर क्या है, समवयस्क होगा आपका। समूह को अधिकतम अवसर देंगे, नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब बच्चे को दिखाई ही नहीं देता तो वो समझ कैसे पाएगा? उसके काम को पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए, ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये आज का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल के प्रैक्टिस सेशन में। कल आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।